ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मैग्नेट्स क्या होते हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड लाइंस। उस फील्ड लाइंस की कैरेक्टरिस्टिक देखे थे अपन, 4-5 पॉइंट्स देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स का। आफ्टर दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब एक वायर में करंट फ्लो करता है इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसलिए वो एक मैग्नेटिक कंपास के निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा था। बिकॉज हमें पता है कि मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है दैट इज अ बार मैग्नेट, और वो बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो रहा है बिकॉज उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अब वायर में करंट तो फ्लो हो रहा है तब वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब उस वायर की, उस कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो कैसी होगी? तो वो डिपेंड करेगा कि वायर रखा कैसे है। अगर वो स्ट्रेट वायर है कि वो सर्कुलर फॉर्म में रखा हुआ है कि या वो कॉइल के फॉर्म में रखा हुआ है। ठीक है, हमने एक पॉइंट देखा था कि अ वायर कैरिंग करंट विच इज अ स्ट्रेट कंडक्टर, राइट, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। उसमें हमने देखा था कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जहां पे सेंटर में वो वायर होगा और उसके आजू बाजू सर्कल्स होंगे टू रिप्रेजेंट इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दो फैक्टर देखे थे कि जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो बी इज इक्वल्स टू आई बाई आर, एक रिलेशन निकाले थे अपन, है ना, कि आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा और आर से इनवर्सली। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, फ्रॉम द कंडक्टर। ये तो बात हो गई वैल्यू की। नेक्स्ट हमने बात की थी डायरेक्शन की, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे बनेंगे या ऐसे बनेंगे। तो उसमें हमने एक रूल, हाँ, उसमें हमने एक रूल देखा था, दैट वाज राइट हैंड थंब रूल। You have to hold that straight conductor, you have to hold that straight conductor in your right hand such that your thumb should point towards the direction of current. In that case, the curve of the finger will be pointing towards the direction of magnetic field. यहाँ तक हमने देखा था। केस वन था ना ये, कि मेरा करंट इज फ्लोइंग इन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब अगर करंट इज फ्लोइंग इन अ सर्कुलर वायर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होगी, बस उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। रूल वही है ना, बट हम जो बता रहा था अब वो फिंगर्स बताएंगी, और जो फिंगर जो बता रही थी वो हाँ हम बताएंगे। ठीक है, तो सेकंड केस लिख लेंगे, क्या लिखे? केस टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ठीक है, इसमें लिखेंगे the magnetic lines of force are concentric circles. The magnetic lines of force are concentric circles, are concentric circles near the wire, near the wire, near the wire, near the wire, near the wire. So its direction can be found by using, its direction can be found by using, its direction can be found by using right hand thumb rule, by using right hand thumb rule, by using right hand thumb rule, right hand thumb rule, हाइफन डाल के लिखेंगे, imagine to hold the circular wire, imagine to hold the circular current carrying wire, imagine to hold the circular current carrying wire, imagine to hold the circular current carrying wire in such a way that in such a way that the curl of the fingers, the
कर्ल, जो उंगलियों का घुमाव है ना, द कर्ल ऑफ द फिंगर is in the direction of current, is in the direction of current, is in the direction of current, then the direction of thumb, then the direction of the thumb, current, in the direction of current, then the direction of the thumb, then the direction of the thumb gives the direction of magnetic field, gives the direction of magnetic field. उल्टा ही तो है, उस वाले का उल्टा है। वायर भी तो अब घुमा के रखा है ना, तो अब करंट सीधा नहीं जा रहा है, वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऐसा। तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, कर्ल, समझ रहे। मतलब मान लीजिए ये सर्कुलर वायर पड़ा हुआ है, यहाँ मेरा इधर है ना, सर्कुलर वायर यहाँ पे है, उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अब अपन थंब को ऐसे रखो, तो कर्ल ऑफ फिंगर बता रही है करंट का डायरेक्शन, करंट ऐसा जा रहा है, अगर ऐसा जा रहा होता तो हम ऐसा पकड़ते, पकड़ना नहीं अब वायर को एक्चुअली, बस वायर में ये देखना कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो हम कर्ल को ऐसा रखेंगे, तो थंब कहाँ है, ऊपर की तरफ, राइट। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, समझ रहे। और अगर वो वहां पे करंट ऐसे जा रहा होता तो हम ऐसा रखते, ठीक है, क्या रखते, लाइक दिस, राइट। तो आप देखो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है ना, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, नीचे से, समझ रहे हैं ना। तो बस रूल वही है, हम जो पॉइंट कर रहा था वो फिंगर पॉइंट कर रही है, फिंगर जो पॉइंट कर रहा था वो हम पॉइंट कर रहा है। ये पहले आपका कंडक्टर स्ट्रेट था ना, तो करंट सीधा जा रहा था, तो थंब सीधा था, तो करंट डिनोट करने का काम आ रहा था, राइट। बट अब करंट घूम के जा रहा है, तो इसलिए फिंगर को यूज कर रहे हैं करंट के लिए और थंब को यूज कर रहे हैं फील्ड के लिए, ठीक है। ओके, कंप्लीट करिए इसको पूरा। देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब gives the direction of magnetic field at the center of the circular wire. At the center of the circular wire, ठीक है। और वो सर्कुलर वायर कैसे पड़ा हुआ है, राइट दिस, है ना। उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से बनेगी, यहाँ बना लेना ऐसे, ठीक है। करंट अगर ऐसा फ्लो कर रहा होगा लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड, अब ये एक्चुअली आप लोग की तरफ जा रही है, ऐसे समझ रहे, ऐसी बनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, वायर ऐसा रखा हुआ है, फील्ड ऐसी, ठीक। बहुत देर तक देखोगे तो फिर समझ में आएगा कि वायर ऐसा पड़ा हुआ है और फील्ड इसकी इसके अराउंड ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन में लिखना, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड increases if the strength of the magnetic field, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, बी से ना, है ना। हमने उसके लिए भी निकाला था ना, बी इज इक्वल टू आई बाई आर था, है ना। वैसे इसके लिए भी निकालेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड increases if the current flowing in the wire increases. The strength of the magnetic field increases if the current flowing in the wire increases. If the current flowing in the wire increases. That is B directly proportional to I. B directly proportional to I. ये लिख लो, B directly proportional to I. ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, the strength of magnetic field decreases, the strength of magnetic field
decreases, the strength of magnetic field decreases with increase in the radius of loop. The strength of the magnetic field decreases with increase in the radius of loop. इसको लूप बोल रहे हैं ना, जो क्लोज्ड पाथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? लूप. ठीक है, increases in the radius of the loop. So B inversely proportional to R. ठीक है, एंड थर्ड लिखना. अभी सर्कुलर कॉइल है ना, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स भी देखेंगे अपन, कितने बार वो घूमी. लिखना इसमें, if there are n turns, if there are n turns, capital N लेना, if there are n turns in the circular coil, if there are n turns in the circular coil, each turn creates magnetic field. Each turn creates magnetic field. तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी. क्या बोलते हैं? जितना ज्यादा टर्न्स होगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी. ठीक है, बिकॉज एवरी टर्न अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है. ठीक है, तो if there are n turns in the circular coil, each turn creates magnetic field at the center. Each turn creates magnetic field at the center. So stop. Greater the value of n, greater the value of n, greater the value of n, greater will be the magnetic strength. Greater the value of n, greater will be the magnetic strength. तो इसके थर्ड रिलेशनशिप क्या लिखेंगे अपन? B directly proportional to n, capital N. B directly proportional to capital N. ठीक है, अब तीनों फैक्टर्स अगर मैं कंबाइन करता हूं तो अपन क्या लिख सकते हैं? B directly proportional to Ni by R. ये भी लिखेगा Ni by R. तो यहाँ पे R रेडियस ऑफ लूप. जैसे इस लूप का रेडियस बड़ा होगा ना सेंटर से, आप और एक सर्कल बनाओगे, एक और लूप बनाओगे तो उसका रेडियस और बड़ा होगा. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो ऐसे ही होते हैं ना, सबसे पहला सर्कल का रेडियस सबसे छोटा होता है, उसके बाद रेडियस बढ़ रहा है, तो सबसे आखिरी वाला जो होगा ना उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे कम होगी. उसके जस्ट और बाहर जाओगे तो फील्ड खत्म, मतलब वहां पर उसका इन्फ्लुएंस सही नहीं. ठीक है, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? कितने पावर से मैग्नेट किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है. तो ये अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी जब कोई मैग्नेट के पास होगा, और दूर होगा तो उस अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी. समझ रहे? चलिए, केस 3, ये केस नंबर 2 हुआ सर्कुलर वायर वाला. केस नंबर 1 था हमारा स्टेट कंडक्टर, ये हो गया सर्कुलर कंडक्टर. थर्ड लिखना केस 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड. मैग्नेटिक field due to a solenoid. सोलेनॉइड होता क्या है पहले वो लिखते हैं. देखो ऐसे डाल के, along tightly bound, along tightly bound along tightly wound, W-O-U-N-D, wound helical coil of helical coil of insulated metallic wire. Insulated metallic wire. Insulated metallic wire. Insulated metallic wire मतलब जैसे हम जो वायर्स यूज करते हैं उनको हम इंसुलेटेड मेटालिक वायर बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बने वो मेटल के हैं, कॉपर के, बट उनमें ऊपर से इंसुलेशन लगा हुआ है ना. अदरवाइज क्या होता है, वो अगर इंसुलेशन नहीं तो आप तार छूते तो आपको करंट लगता है. बट अभी हम ये तार छू सकते हैं क्योंकि ऊपर एक
इंसुलेटर की कवरिंग लगी हुई है अलग अलग कलर की, ठीक है। तो क्या लिखे, इंसुलेटेड मेटालिक वायर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो हम नॉर्मल एक पेंसिल लेके पेन लेके उसके ऊपर कॉपर वायर बांधते चलो ऐसे, है ना, और फिर वायर वो पेंसिल या पेन निकाल दो, तो जो चीज बनेगी ना दैट इज एक्चुअली सोलेनॉइड, ठीक है। नीचे लाइन में लिखा, when current flows through this solenoid, 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 it behaves like a magnet. 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 And the pattern of its magnetic field, and the pattern of its magnetic field, and the pattern of its magnetic field is similar to that of a bar magnet. Is similar to that of a bar magnet. That is one end of the solenoid. That is one end of the solenoid. बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ना. That is one end of the solenoid is a magnetic north pole. Is a magnetic north pole, and the other end is the magnetic south pole. And the other end is the magnetic south pole. And the other end is the magnetic south pole. Okay, next line में, the magnetic lines of force are almost uniform. The magnetic lines of force, the magnetic lines of force is almost uniform. Uniform magnetic field का क्या मतलब बताया था भाई? क्या कौन सी? सेम एट ऑल पॉइंट, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? Lines which are drawn at equidistance from each other. That represents uniform magnetic field. Yes. अब क्या लिखे? Is almost uniform inside the solenoid. Is almost uniform inside the solenoid. And is directed from, अंदर कैसा होता है? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है ना, बाहर होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ. हम इनसाइड की बात कर रहे हैं ना. एंड इज डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ. ठीक है, एक लाइन और लिखेंगे आउटसाइड मैग्नेट या आउटसाइड सोलेनॉइड के लिए. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉन यूनिफॉर्म आउटसाइड द सोलेनॉइड. द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर नॉन यूनिफॉर्म outside the solenoid and is directed from and is directed from and is directed from, क्या लिखेंगे? लिख लो, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल.
ठीक है, दिस इज द सोलेनॉइड, ठीक है, हेलिकल कॉइल जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट, ठीक है। अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो कैसी होंगी, यूनिफॉर्म। तो मैं अंदर सारी लाइंस को कैसा बनाऊंगा, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि पैरेलल भी रहेगी और इक्वी डिस्टेंस रहेगी एक दूसरे से, ठीक है। और बाहर जाके यही लाइंस कैसी होने वाली है, नॉन यूनिफॉर्म। समझ रहे हो क्या? हाँ? देखो हर पॉइंट में इक्वी डिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, फिर कम है, फिर कम है, फिर और कम है। बाकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी ना, वहां हम बोलते थे ना कि नो टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, वो भी यहाँ पे भी सेम रहेगा। मतलब पूरा बाहर मैग्नेटिक जैसा ही है इसका भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बना लो इसको। अब करंट का डायरेक्शन में देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा का डायरेक्शन है, देखो करंट ऐसे जा रहा है ना ऊपर से नीचे, और यहाँ पे ऐसा है नीचे से ऊपर, तो दोनों तरफ करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, और करंट का डायरेक्शन देख के ही हम नॉर्थ पोल साउथ पोल प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। एरो दे देना जरूर, है ना, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इसको नॉर्थ पोल दे देना नाम, और ये आपका साउथ पोल समझे ये। एक लाइन अपन डायरेक्शन के लिए लिखते हैं कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा, मतलब फाइंडिंग हाउ विल फाइंड द पोल ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है। इसमें लिखना, नोट करके लिख लो, नोट, नोट, at a circular end of the solenoid, at a circular end of the solenoid, at the circular end of the solenoid, at a circular end of the solenoid, if the current flows in the anti-clockwise direction, if the current flows, if the current flows in the anti-clockwise direction, then that pole is, then that end is north pole. Then that end is north pole. If the current flows in the anti-clockwise direction, then that end is the north pole. So, on the other hand, on the other hand, on the other hand, if the current flows in clockwise direction, on the other hand, if the current flows in clockwise direction, then that end is the south pole. Then that end is the south pole. Then that end is the south pole. ठीक है, ऐसा बना भी लेना। नॉर्थ पोल के लिए ऐसा कुछ बनाना, एन बनाएंगे अपन,
लाइक दिस। आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल। और करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ। ठीक है, इसको बना लो। ये एंटी क्लॉक वाइज है ना, क्लॉक का ऑपोजिट। 12 के बाद 11 बजे, यहाँ पे 12 के बाद 1 बजे, ये क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे ना, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा बढ़ेगा। करंट का भी सेम होगा, जितना ज्यादा करंट देंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम डालना इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये अगला आइडिया हो गया, केस अपने खत्म हो गए। हमने अलग अलग टाइप के वायर्स का कंफिग्रेशन देखा कि वायर इस तरीके से पड़ा होगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, स्ट्रेट होगा, सर्कुलर होगा या कॉइल्ड होगा। तो तीनों केस में करंट कैरिंग वायर तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बट उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की बनेगी और उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। समझ गए? चलो नेक्स्ट हैंड डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये आपके टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, एंड एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह कब बिहेव करेंगे, व्हेन द करंट इज पास थ्रू देम। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, आइकन डाल के लिखो इसमें। A long, tightly wound helical coil, a long, tightly wound helical coil, a long, tightly wound helical coil of metallic wire, of metallic wire, of metallic wire, containing soft iron in its core, containing soft iron in its core, CORE। जैसे अभी हमने यहाँ पे सोलर बनाया ना, इसका जो अंदर का रीजन है ना, दैट इज नोन एज कोर। अंदर के रीजन को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये आपका सोलनॉइड है ना, तो इसके अंदर के रीजन को हम कोर बोलते हैं। ये इसके अंदर हमने एक्चुअली पेंसिल रखी थी, फिर बाद में निकाल दिया, तो वो होल दिखेगा ना पूरा आपको ऐसे, दैट रीजन इज कॉल्ड कोर। ठीक है, अब उस कोर में अगर अपन एक सॉफ्ट आयरन रख देंगे, है ना, तो वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखे, a long tightly wound helical coil of metallic wire containing soft iron in its core is called an electromagnet। Is called a electromagnet। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का सोलनॉइड है, बट उसके अंदर कोर में सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन उससे भी लिखा, an electromagnet is a solenoid, an electromagnet is a solenoid, an electromagnet is a solenoid, an electromagnet is a solenoid having a soft iron core, having a soft iron core, having a soft iron core। ठीक है, एक सिंपल सा डायग्राम इसका, एक मान लो मैंने एक आयरन नेल लिया है, दैट आयरन नेल, उस आयरन नेल में हम एक वायर माउंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं और एक स्विच। ठीक है, बना लो उसको। दिस इज आयरन नेल, सॉफ्ट आयरन नेल,
ये हो गया आपका बैटरी एंड दिस इज स्विच। ठीक है, देखिए इसके बारे में गुजरेगा। When a current is passed in the wire, when a current is passed in the wire, when a current is passed in the wire of electromagnet, in the wire of electromagnet, comma, the soft iron core converts into a magnet. 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 अभी तक क्या था, सिर्फ ये वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा था वही मैग्नेट था। अब अंदर रखा हुआ सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेट बन गया, तो अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी ना। तो अगर एक सिंपल सोलेनॉइड है जिसमें अंदर एयर है और एक मेरे पास है सोलेनॉइड विद एन आयरन कोर, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगा, राइट, क्योंकि इसमें दोनों की मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो रही है और यहाँ पे सिर्फ अकेले इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्या लिखा है इसमें? सॉफ्ट इसलिए बिकॉज इट कैन बी इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। आप एक हार्ड आयरन लेंगे ना, उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दी तो वो परमानेंट मैग्नेट बन गया, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टेम्पररी मैग्नेट्स। as long as you supply current to them, they will behave like magnet, and as soon as the supply is cut off, that will stop behaving like a magnet. समझ रहे? तो ऐसा सॉफ्ट आयरन ही कर सकता है, ठीक है, इजिली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। हाँ, ओके, क्या लिखे? कन्वर्ट्स इनटू अ मैग्नेट, याद रखोगे? फुल स्टॉप। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन, the magnetic field of soft iron, the magnetic field of soft iron adds up with the magnetic field of solenoid. The magnetic field of soft iron adds up with the magnetic field of solenoid. The magnetic field of soft iron adds up with the magnetic field of solenoid, and therefore an electromagnet produces, and therefore an electromagnet produces, and therefore an electromagnet produces stronger magnetic field, and therefore an electromagnet produces stronger magnetic field as compared to a solenoid, as compared to a solenoid, as compared to a solenoid. इसका भी मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न सेम सोलोनॉइड जैसा ही होगा, दैट इज बार मैग्नेट, ठीक है। और स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ भी लिखना नीचे लाइन में। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द मैग्नेटिक फील्ड of an electromagnet, the magnetic field of an electromagnet depends on
Depends से कम है, depends directly on लिखना, depends directly on magnitude of current, कितना करंट आपने दिया है, depends directly on magnitude of current and the number of turns per unit length, and the number of turns per unit length, and the number of turns per unit length. ठीक है, ये तो बात हुई जब करंट पास कर रहे हैं. अब जब करंट ऑफ कर दिए तो it will not behave like magnet anymore. Next paragraph में, when the electric current is switched off, when the electric current is switched off, when the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism. When the electric current is switched off, when the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism. The electromagnet loses its magnetism. Hence, electromagnets are also known as temporary magnet. Hence, electromagnets are also known as temporary magnet. Are also known as temporary magnet. ठीक है. तो नेक्स्ट हेडिंग परमानेंट मैग्नेट. अच्छा, इसका यूज क्या क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रेन्स भी होती है. हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है ना. इसके अलावा एक यूज और यहाँ पे दिया है, फॉर रिमूविंग स्मॉल आयरन स्प्लिंटर फ्रॉम एन आई ऑफ अ पेशेंट. अगर पेशेंट की आंखों में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा चला गया है तो उसको निकालने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं. पिछले बार. ठीक है. चलो नेक्स्ट, परमानेंट मैग्नेट. परमानेंट मैग्नेट ये आपका हार्ड स्टील, हार्ड आयरन से बना होगा. ठीक है. हाइफन डाल के लिखो इसमें, इफ वी कीप हार्ड स्टील इन प्लेस ऑफ सॉफ्ट आयरन, if we keep hard steel, if we keep hard steel in place of soft iron, in place of soft iron, in a solenoid, in a solenoid, in a solenoid, and switch on the current, and switch on the current, and switch on the current, comma, then hard steel converts into a magnet. Then hard steel converts into a magnet. Then hard steel converts into a magnet. But when the current is switched off, but when the current is switched off, but when the current is switched off, the hard steel does not lose its magnetism. The hard steel does not lose its magnetism. So stop. This means that hard steel converts into a permanent magnet. This means that hard steel converts into a permanent
मैग्नेट। ये सिर्फ हार्ड स्टील के साथ नहीं होगा, और भी कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनके साथ अगर आप ऐसा करोगे तो वो परमानेंट मैग्नेट बन जाए। ठीक है, इट मींस दैट हार्ड स्टील कन्वर्ट्स इनटू अ परमानेंट मैग्नेट। तो उसका बाद एक लाइन नीचे था, सम मोर मैग्नेटिक मटेरियल्स, some more magnetic materials, some more magnetic materials which can be converted into a magnet, some more magnetic materials which can be converted into a magnet are are carbon steel, comma chromium steel, comma cobalt, comma tungsten steel, फिर एक एलॉय का नाम लिखना, अल्निको, एन एलॉय अल्निको, एन एलॉय एल्निको। एल्निको का ब्रैकेट में लिखना किस किस चीजों से बना हुआ है, एल्यूमिनियम, और क्या होगा, निकल, कोबाल्ट। अल्निको में एल स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम, एन आई निकल, कोबाल्ट सीओ, एंड आयरन भी है। ठीक है, एंड आयरन, एंड एक और लिखना, एंड निपर मैग, NIPERMAG, निपर मैग। एक और एलॉय का नाम लिखा, एक और लिखो हो गया दूसरा, निपर मैग, NIPERMAG, ब्रैकेट में लिखना, एल्यूमिनियम निकल एंड आयरन, एल्यूमिनियम निकल एंड आयरन। ठीक है, ये परमानेंट मैग्नेट कहाँ कहाँ लगते हैं, आपके ईयरफोन्स में परमानेंट मैग्नेट होते हैं, ईयरफोन में मैग्नेट होता है ना, जरूरी नहीं कि आप उसको जब कनेक्ट करोगे तभी उसके अंदर मैग्नेट क्रिएट करेगा वो। आप ऐसे भी अगर देखोगे तो दो ईयरफोन्स के जो ईयर पीस है वो आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ईयरफोन्स, स्पीकर्स, स्पीकर्स में ही मैग्नेट होते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट लाइन डालना। ये हमारे हो गए सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स, कितने टाइप के मैग्नेट्स हो गए, और वायर जिनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन डालना, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, force on a charge particle, force on a charge particle force on a charge particle moving in a magnetic field। अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज एक्सर्ट करती है। समझा है क्या बोला मैंने पूरा लंबा सेंटेंस। अगर एक चार्ज पार्टिकल, वो पॉजिटिवली चार्ज हो या नेगेटिवली चार्ज हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो चार्ज होना चाहिए। If a charge particle is moving in a magnetic field, it experiences some force। it मतलब पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो फोर्स कौन लगा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें लिखना आइकन डाल के, if a charge particle moves in a magnetic field, if a charge particle moves in a magnetic field, if a charge particle, if a charged particle moves in a magnetic field, comma, a force is exerted by the magnetic field, a force is exerted by the magnetic field, a force is exerted by the magnetic field on the charge particle, on the charge particle, on the charge particle।
ठीक है। अब ये जो फोर्स है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो नीचे मैंने लिखा it has been found that it has been found that it has been found that force F is directly proportional to velocity of the particle. Velocity of the particle. कितने स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, तो आपका सिंबल भी लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। फिर सेकेंड लाइन में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल, which is represented by Q। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि B। एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल between velocity and magnetic field। क्योंकि चार्ज का तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पे भी डायरेक्टली डिपेंड करेगा। ठीक है, अब चारों फैक्टर कंबाइन कर दो, यू विल गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B sin थीटा। Q V B sin थीटा। ठीक है, और अगर आप एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो K, तो K Q V B sin थीटा, अगर आप K की वैल्यू को 1 लेते हो तो इट विल बी Q V B sin थीटा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका पार्टिकल जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और आपका जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो मान लो ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ट्राइंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री का बन रहा है। साइन 90 कितना होता है? तो एक चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स कब एक्सपीरियंस करेगा? जब वो उस फील्ड से परपेंडिकुलरली जा रहा होगा। परपेंडिकुलरली क्यों? क्योंकि साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पर होती है। दैट इज व्हाट, समझ रहे हो? तो एक लाइन और लिखेंगे नीचे, ये डायग्राम पहले बनाओ, ये डायग्राम बनाओ। ये तो यहां तक हो गया ना सबका, F इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। हाँ, ये डायग्राम बन गया। यहाँ B लिख लेना और ये B है। तो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज इधर से मूव कर रहा है, वो यहां से यहां जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट हो गया ना 90 डिग्री। वो नॉर्थ से साउथ आ रहा है और आपकी फील्ड वेस्ट से ईस्ट जा रही है। समझ रहे? आप लोग की तरफ से बता रहा हूं मैं, वेस्ट से ईस्ट जा रही है या ईस्ट से वेस्ट, ऐसा बोल लो, पर 90 डिग्री हो गया ना। ठीक है, एक लाइन लिखना, when the particle moves in the direction perpendicular to the magnetic field, when the particle moves in the direction perpendicular to the magnetic field, if when the particle moves in the direction perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, that is theta is equals to 90 degree, that is theta is equals to 90 degree, comma sin 90 कितना हो जाएगा, comma sin 90 is equals to 1,
then F is equals to QVB. F is equals to QVB. ठीक है, ये तो बात हो गई फोर्स के मैग्नीट्यूड की, वैल्यू कितना होगा, कितना न्यूटन का फोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे लगा रहा होगा, ये तो वो बात हुई। बट किस डायरेक्शन पे लगा रहा होगा, क्योंकि देखो जिस डायरेक्शन पे इसको फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन का भी ये मूव होगा। पहले तो ये ऐसे आ रहा था मूव होते होते, पर जैसी फील्ड में घुसा अब वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये नहीं पता हमें, यानी कि हमें फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए एक और रूल अपन लिखेंगे, दूसरा में लिखना डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एक सबहेडिंग डालो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, इतना तो समझ में आ गया। और वो फोर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा हमें ये भी समझ में आ गया, बट वो फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन पे, ठीक है। तो देखो the direction of force can be given by 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 Fleming's left hand rule. Fleming's apostrophe s लगाना, Fleming's कैपिटल एफ लिख लो, अपना नाम भले स्मॉल में रखना, बड़े आदमी का नाम तो बड़े लेटर में भी कैपिटल। फ्लेमिंग्स एफ कैपिटल है ना, एपोस्ट्रोफी एस, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हाइफन डाल के रूल लिखते हैं। स्ट्रेच द थंब, स्ट्रेच द थंब कॉमा द फोर फिंगर, स्ट्रेच द थंब comma the forefinger, F-O-R-E, है ना, you are right, forefinger and the central finger of your left hand, stretch the thumb comma the forefinger and the central finger of your left hand so that these are perpendicular to each other, so that these are perpendicular to each other, so that these are perpendicular to each other, like this, huh? So that they are perpendicular to each other. So stop, first orient your hand, first डाल के first orient your hand, O-R-I-E-N-T, है ना, फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड, अपने हाथ को अपन ऐसे डायरेक्शन में ओरिएंट करें ताकि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को पॉइंट करे, ठीक है। फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड सच दैट द फोर फिंगर, फर्स्ट ओरिएंट योर हैंड सच दैट द फोर फिंगर point towards the magnetic field, point towards the magnetic field, ठीक है, point towards the magnetic field। अब मान लीजिए इस रूल की बात करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरफ से इस तरफ है, तो हम अपने हाथ को कैसे ओरिएंट करेंगे, लेफ्ट हैंड है ना, लाइक दिस, ठीक है। तभी एक डायरेक्शन तो होगा ना, एक तरफ अगर मान लो कि आपके यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी जाएगा ना, लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब क्या हो गया, अब ये वाले फिंगर को डिस्टर्ब नहीं करना, ये हमेशा इसी तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है, राउंड में, मतलब अगर ऐसा भी गया तो भी हम इस तरफ ही रखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नाउ अब हम अपने हाथ को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, बस इतना ही अपने पास स्कोप बचा है हाथ को रोटेट करने का। वो रोटेट क्यों होने वाला है, क्योंकि हम अभी अपन वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे ना कि चार्ज का मूवमेंट किस तरफ है, समझ रहे हो। अब ये ऐसा नहीं हो सकता, याद रखना, ये फिक्स हो गया है। अब बस अब इसके पास एक ही बस ऑप्शन है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है,
ठीक है, ओके, फुल स्टॉप. देन रोटेट योर हैंड सच दैट, then rotate your hand such that, then rotate your hand such that the forefinger remains in the direction of magnetic field, such that the forefinger rotates, sorry, remains in the direction of magnetic field. Remember, इसको डिस्टर्ब नहीं करना. Remains in the direction of magnetic field, but the central finger is in the direction of, but the central finger is in the direction of, but the central finger is in the direction of motion of positively charged particle. Motion of positively charged particle. ब्रैकेट में और करंट लिखना, और करंट. देखो जानबूझ के पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिखे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा ना. मान लीजिए आपका एक कंडक्टर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो करंट हमेशा अपोजिट जाता है, और इसी डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव चार्ज भी जाते हैं अगर जा रहे हो. समझ रहे हैं? तो आप पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बोलो या करंट का डायरेक्शन बोलो. ठीक है, ओके. ब्रैकेट में करंट लिख दिए. then the thumb point towards the direction of, then the thumb point towards the direction of, then the thumb point towards the direction of force, then the thumb point towards the direction of force on the positively charged particle, on the positively charged particle, on the positively charged particle. समझ गए? मतलब अगर इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड यहां से यहाँ है तो मैंने ये फिक्स कर दिया. अब हम ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं. अब बताओ चार्ज पार्टिकल कहां से कहां ले जाना है? उधर से इधर आए तो आप लोग बैठे हो, वहां से इधर आएगा चार्ज पार्टिकल. मतलब डायरेक्शन कैसा है? यहां से यहां, मतलब समझ रहे हो ना? बोर्ड की तरफ ही आ रहा है ना चार्ज पार्टिकल, तो ऐसा चला गया. अब फोर्स कहां जा रहा है? समझ गए? तो पहले इसको सेट करना है, पहले किसको सेट करना है? फोर फिंगर को. फिर उसके हिसाब से सेंट्रल फिंगर को सेट करना है. अब इसको सेट करने की जरूरत नहीं है. अब जहां भी ये पॉइंट कर रहा होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा. है ना क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन डालना. फोर्स एक्टिंग, ये अभी अपने क्या लिखा है? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अब आएगा फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अभी तो अपन चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे थे. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अभी सिर्फ एक चार्ज रखे थे, अब पूरा कंडक्टर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में. तो देखते हैं उस कंडक्टर के साथ क्या होगा. फोर्स तो उसको भी लगेगा. जब एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड नहीं छोड़ रही है तो कंडक्टर तो इतना सारा चार्ज बल्क में है ना उसके पास, तो सारे चार्ज मूव होंगे एक साथ ना, तो पूरा कंडक्टर मूव होगा. समझ रहे? बिकॉज ऑफ दैट फोर्स. अब और उस कंडक्टर को मूव करने की जरूरत नहीं है, कंडक्टर प्लेस्ड है, उसके अंदर चार्ज को मूव कर ही रहे हैं. तो अल्टीमेटली पहला वाला चीज हो गया ना, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. कंडक्टर मूव नहीं कर रहा था, कंडक्टर वही रहेगा. समझ रहे? कंडक्टर को फील्ड मूव कराएगी. ये मान लो कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहे हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा क्यूबी साइन थीटा से फोर्स लगेगा इसके ऊपर. और जब सारे चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा ना, तो कंडक्टर अपने आप मूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर के सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो उसको तो मूव करना ही पड़ेगा. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं. थैंक यू. अच्छा एक चीज ना, फ्राइडे को
छुट्टी रहेगी, ठीक है।